नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत को समझना हो तो हम सबसे पहले आंकड़ों यानी डेटा की तरफ भागते हैं, राइट। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये डेटा हमें आधी अधूरी सच्चाई ही बता रहा हो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम रुक्मिणी एस की शानदार किताब होल नंबर्स एंड हाफ ट्रूथ्स के जरिए भारत के इस विशाल डेटा सिस्टम की असली हकीकत को डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो भारत की जानी मानी डेटा जर्नलिस्ट रुक्मिणी एस हमें इन नंबरों के पर्दे के पीछे ले जाती हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि आखिर ये बनते कैसे हैं और कैसे कई बार इनका बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया जाता है। ये किताब ना सिर्फ डेटा की तारीफ नहीं करती, बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक देती है। ये साफ बताती है कि भारत का डेटा सिस्टम काफी हद तक अव्यवस्थित है, इसमें पॉलिटिक्स घुसी है और इसे पूरी फंडिंग भी नहीं मिलती। सोचिए ना, 1.4 अरब लोगों की इतनी कॉम्प्लेक्स आबादी को समझने के लिए ये सिस्टम कई बार पूरी तरह नाकाम साबित होता है। आज हम इन 6 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। औसत का मिथक, हमारी आय और भोजन, कान और मान्यताएं, डर और हेल्थ की रियलिटी, एजुकेशन और लास्ट में इसका फाइनल कंक्लूजन। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं, प्रस्तावना और औसत का मिथक। अब देखिए, इस पूरी चर्चा की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक चौंका देने वाले विचार पर टिकी है। और वो विचार ये है कि औसत भारतीय या एवरेज इंडियन जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। भारत की आर्थिक, कल्चरल और सामाजिक डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि किसी भी चीज को जनरलाइज करना एकदम भ्रामक हो सकता है। ये जो नेशनल एवरेजेस होते हैं ना, ये अक्सर एक्सट्रीम अमीर और एक्सट्रीम गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह से छिपा देते हैं। और सोचिए, अगर हम सिर्फ इन औसतों के आधार पर पॉलिसीज बनाने लगे तो लाखों लोगों के विकास की रेस से बाहर हो जाने का बहुत बड़ा रिस्क है। हमारा डेटा सिस्टम अक्सर मानकर चलता है कि सब एक जैसे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम और कंजम्पशन के सर्वे साफ दिखाते हैं कि ये एवरेज नंबर्स बहुत अमीर और बहुत गरीब दोनों की असलियत को एकदम धुंधला कर देते हैं। एक और बड़ा मिथक टूटता है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं ना, वो हमारी पॉपुलर सोच से कहीं ज्यादा छोटा है। और पता है, हमारी सांख्यिकीय व्यवस्था आज भी अंग्रेजों के जमाने के औपनिवेशिक ढांचों से प्रभावित है। कुल मिलाकर बात यह है कि डेटा कोई न्यूट्रल या तटस्थ चीज नहीं है। ये एक ऐसा लेंस है जो सच्चाई दिखा भी सकता है और उसे पूरी तरह बिगाड़ भी सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर, आय, भोजन और आकांक्षाएं। मतलब हम असल में कितना कमाते हैं और क्या खाते हैं। देखिए, भारत में इनकम यानी आय का डेटा काफी अनरिलायबल है। क्यों? क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जहां रोज की कमाई बदलती रहती है, जिसे डेटा में दर्ज नहीं किया जाता। कई बार लोग सामाजिक दबाव या दिखावे के चक्कर में अपनी सही इनकम नहीं बताते, और महिलाओं के अनपेड काम को तो जैसे पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया जाता है। ऑफिशियल सर्वे एक्सट्रीम गरीबी और एक्सट्रीम अमीरी दोनों को कम आंकते हैं। तो ये जो भारत की आय का ग्राफ है ना, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इनकम ही पूरी कहानी नहीं है। हमारी थाली भी बहुत कुछ बोलती है। हमारा खाना बेहद पर्सनल होने के साथ साथ पॉलिटिकल भी है। डेटा बताता है कि हमारे खान पान की आदतें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जितना शाकाहार का दावा किया जाता है, असल में वो उतना आम है नहीं। और हैरानी की बात यह है कि कई राज्यों में प्रोटीन का कंजम्पशन लगातार गिर रहा है। ऊपर से खाने की महंगाई का सबसे भारी बोझ गरीबों पर पड़ता है। जब इन आदतों को गलत तरीके से पेश किया जाता है ना, तो उससे गलत नीतियां बनती हैं और बिना वजह के कल्चरल टेंशन पैदा होते हैं। आप जरा आकांक्षा और वास्तविकता के बीच के इस गैप को देखिए। सर्वे अक्सर लोगों की असली चाहतों को नहीं पकड़ पाते। जैसे कम सैलरी के बावजूद सरकारी नौकरी की डिमांड आज भी आसमान छू रही है। लोग वही कहते हैं जो वो कर रहे होते हैं, ना कि वो जो वे वास्तव में करना चाहते हैं। विवाह लगभग हर कोई करता है, लेकिन डेटा दिखाता है कि शादी की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारी जो ये आकांक्षाएं हैं, वो हमारे पास मौजूद मौकों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, और यही गैप आधुनिक भारत के सबसे बड़े सोशल स्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, काम और मान्यताएं। हम असल में क्या काम करते हैं और किन चीजों में विश्वास रखते हैं। अगर हम भारत में काम को डिफाइन करने जाएं तो बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ ज्यादातर लोग एक ही समय में कई सारे काम या नौकरियां करते हैं।
महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है, और जो घरेलू काम है, बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल है या जो अनौपचारिक श्रम है, वो तो डेटा में नज़र ही नहीं आता। सच तो ये है कि हमारे पुराने रोजगार सर्वेक्षण आज के इस नए मॉडर्न काम के तरीकों को समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं। और अगर धर्म, जाति और मान्यताओं की बात करें तो डेटा एक अलग ही कहानी बताता है। भारतीय लोग कम नहीं बल्कि और ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं। जाति आज भी हमारी शादियों और सोशल नेटवर्क्स को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। लेकिन एक कैच है, सर्वे में लोग अक्सर वही जवाब देते हैं जो समाज में सही माना जाता है, और जो बातें सामाजिक रूप से अवांछनीय हैं उन्हें छपा लेते हैं। मान्यताओं को मापना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से हमारे सामने वैचारिक परिदृश्य की एक बहुत ही विकृत और अधूरी तस्वीर आती है। चलिए अब चलते हैं भाग 4 पर, डर और स्वास्थ्य की वास्तविकताएं। क्राइम डेटा, अब इसे ध्यान से सुनिएगा। भारत में जो क्राइम के आंकड़े हैं वो अक्सर असली अपराध को नहीं बल्कि इस बात को दिखाते हैं कि कितने क्राइम रिपोर्ट हुए। पुलिस का डेटा पॉलिटिकल प्रेशर और प्राथमिकताओं के जाल में फंसा हुआ है। हम समाज में जिस अपराध से डरते हैं वो अक्सर असली क्राइम रेट से बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो भारत में अपराध की कहानी है ना, ये सिर्फ बढ़ती हिंसा की नहीं है, ये मीडिया कवरेज और लोगों की रिपोर्ट करने की बढ़ती जागरूकता के बारे में भी है। हेल्थ की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। हमारा हेल्थ डेटा बहुत ही टुकड़ों में बटा हुआ और पुराना है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को अक्सर बहुत कम आंका जाता है। प्राइवेट हेल्थ केयर पूरी तरह अनियमित है, और मेंटल हेल्थ का डेटा तो 10 नाम मात्र का है। कोविड-19 ने हमें एक बहुत बड़ा और कड़वा सच दिखाया है कि अगर हमारे पास विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं तो हम संसाधनों का सही आवंटन नहीं कर सकते, और महामारियों के लिए योजना बनाना तो बिल्कुल असंभव है। अब आते हैं भाग 5 पर, शिक्षा और हमारा वास्तविक स्वरूप। एजुकेशन का डेटा हमें दोनों पहलू दिखाता है। स्कूलों में नामांकन या एनरोलमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जो सीखने के परिणाम हैं वो बेहद ख़राब हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति और बुनियादी ढांचे की कमी आज भी एक बड़ी समस्या है, और कोविड के दौरान जिस डिजिटल लर्निंग का सहारा लिया गया उसने इस असमानता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो पॉइंट ये है कि भारत में अब शिक्षा का संकट पहुंच का नहीं है बल्कि पूरी तरह से गुणवत्ता का है। तो इन सब बातों से क्या समझ आता है? यही कि भारत के डेटा सिस्टम में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही की सुस्ती आज भी इसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसीलिए हमें इन आंकड़ों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। इनकी व्याख्या हमेशा विनम्रता, थोड़े संदेह और सही संदर्भ के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ नंबर 1.4 अरब लोगों के इस महान और जटिल देश को कभी भी पूरी तरह नहीं समझा सकते। और इसीलिए इस किताब की ये लाइन बहुत गहरी है। डेटा सच्चाई नहीं है, ये एक कहानी है। और किसी भी कहानी की तरह ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन सुना रहा है, इसे कैसे एकत्रित किया गया है और हम इसमें क्या देखना चुनते हैं। फाइनली हम आते हैं भाग 6 पर, हमारे अंतिम निष्कर्ष। होल नंबर्स एंड हाफ ट्रूथ्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये नीति निर्माताओं और हम जैसे नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि हमें सरल धारणाओं पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए। हमें उन औसतों के पार देखना सीखना होगा जो असली तस्वीर को छुपा देते हैं। हमें इस जटिल और विरोधाभासी वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी 1.4 अरब लोगों के बारे में कोई सटीक आंकड़ा आपके सामने आए ना, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, ये नंबर क्या दिखा रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये क्या छिपा रहा है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं।